हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने मार्कोनी कर्व्स रूल पे कंप्लीट किया था, फिनिश किया था लेक्चर को। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम एक्चुअल में पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी। तो जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो हमारे पास था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स। वो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था मार्कोनी कर्व्स रूल कि किस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है वो ऐड होंगे एल्कीन्स में। ओके, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ था। आज उसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस और फर्दर करते हैं। आज हम उसी का जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स था उसका थोड़ा जैसा पार्ट और हमारे पास जो था वो पेंडिंग था, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। और बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी इसी लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए लास्ट टाइम हमने मार्कोनी कर्व्स रूल पढ़ा था और उस रूल में हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वाइस वर्सा। मतलब जो HBr हमने लास्ट टाइम ऐड कराया था, हमने क्या देखा था, जो ब्रोमीन एटम था, जो नेगेटिव पार्ट था, ये गया था उस वाले कार्बन के साथ जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। लेकिन ये देखा गया है, आज हम दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल। आज हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, या इसको बोला जाता है खराश इफेक्ट। दो नाम है, या परऑक्साइड इफेक्ट बोलेंगे आप इसको, या खराश इफेक्ट बोलेंगे आप इसको, या दूसरा नाम हमारे पास है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल। क्या है? एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल, ये है। तो आइए हम इसमें देखें इसमें क्या होगा। ये एक्चुअल में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर HBr को ट्रीट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा एक एल्कीन के साथ, तो जैसे मार्कोनी कर्व्स रूल ने हमें बताया था कि कैसे एडिशन होगी, लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि HBr वैसे ऐड नहीं होता है, वो डिफरेंटली ऐड, मतलब वहाँ पर वो ऑर्डर नहीं फुलफिल करता है जो मार्कोनी कर्व्स रूल हमें बताता है। मतलब मार्कोनी कर्व्स हमें ये बताता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट जाएगा उस वाले कार्बन एटम के साथ जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, इट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बट नॉर्मल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है। उस केस में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन को पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में किया जाएगा, इन दैट केस ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? दिस मीन्स दैट व्हेन एडिशन ऑफ HBr takes place in presence of peroxides, then the addition occurs in the contrary to Marconi Curves rule। मतलब जो Marconi Curves rule होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि उसके अपोजिट में होगा। क्लियर? बट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज परऑक्साइड। लेकिन परऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा, अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी, इन दैट केस ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे आप अच्छे से समझो लेक्चर को, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके नोट्स मैंने PDF जो है बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच किए हुए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो आज आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैन हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। और याद रखिए ये जो खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट है, ये सिर्फ देखा गया है HBr में। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इस पार्टिसिपेट नहीं इसमें करते। क्यों नहीं करते हैं? इसी के आगे मैं आपको इसको उसका रीज़न दूंगा कि HI और HCl जो है उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। क्लियर? आइए पहले देखते हैं। When HBr is treated with unsymmetrical alkenes in presence of peroxide, addition takes place contrary to the Marconi curves rule, and this is known as peroxide effect or खराश इफेक्ट। सबसे पहले खराश इफेक्ट इसलिए क्योंकि इसको सबसे पहले MS खराश इसने इसको स्टडी करा था, इसलिए इसने अपने नाम पे इसको इफेक्ट का नाम रखा, दैट इज खराश इफेक्ट। और इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्कोनी कर्व्स रूल के बिल्कुल अपोजिट में चलता है, देयरफॉर इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल। आइए यहाँ पर रिएक्शन को हम देखें, रिएक्शन कैसे हुई है। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, दैट इज प्रोपीन। हम जानते हैं कि प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इस साइड से हमारे पास एक कार्बन है और इस साइड से हमारे पास दो कार्बन है, इसलिए ये आ गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल। ठीक है? और प्रोपीन है ये। अब प्रोपीन के साथ हमने एडिशन कराई है किसकी? HBr की। जब HBr को इसमें ऐड हम करेंगे नॉर्मली,
तो ऐसा होगा कि ये जो ब्रोमीन वाला पार्ट, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताऊंगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन का, ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाता, ये जाता किसके साथ, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ होंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, if this reaction takes place in normal condition, if we do not use here any peroxide, then negative part, that is bromide part, goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms. Means ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के साथ कॉमन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए मार्कोनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन के साथ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन जो इस वाले के पास जाएगा। बट अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन ली है, मैंने यहाँ पर परऑक्साइड का यूज़ किया है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेंजोइल परऑक्साइड लिया है, ठीक है, सॉरी ZOYL, बेंजोइल परऑक्साइड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, C6H5O CO 2 टाइम्स और O2। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आगे जब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा और किस तरीके से रिएक्शन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर क्यों मार्कोनिकव्स रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है। क्लियर। अब मैंने इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में किया है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अगर मार्कोनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बनना चाहिए था 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन क्या बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन और यही मेजर प्रोडक्ट है और यही स्टेबल प्रोडक्ट है इस केस में। और यहाँ पर मैंने और ये ऐड किया है कि ओनली HBr कैन बी एडेड इन दिस रिएक्शन, HI और HCl जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर। क्यों, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। ओके, आइए पहले हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये देखा गया है कि ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा कि जो ये बेंजोइल परऑक्साइड हमने यूज़ किया ये फ्री रेडिकल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल, ये बनाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। ओके, हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जब फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ था वहाँ मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब होमोलिसिस होगा। हेट्रोलिसिस से चार्जेस बनेगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस से हमारे पास क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास X है और Y है, ठीक है, अगर इसमें होगी हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस मीन्स सपोज Y जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दोनों के दोनों बॉन्ड जो है Y के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट X पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Y पर हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर, X पर पॉजिटिव एंड Y पर नेगेटिव। लेकिन अगर होमोलिसिस होगा X और Y, X और X दो मॉलिक्यूल हैं, या अगर X और Y भी लेंगे हम, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इन दैट केस अगर उसमें होमोलिसिस होगा तो होमोलिसिस से क्या बनेगा, X फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल, इस तरीके से बनेगा। क्लियर, फ्री रेडिकल बनते हैं कैसे, होमोलिसिस से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बेंजोइल परऑक्साइड है इसमें सबसे पहले क्या होगा, होमोलिसिस होगा। देखिए ये हमारे पास C6H5CO, देखिए यहाँ पर इतना पार्ट और इतना यहाँ से, ये था मैंने 2 टाइम्स लिया था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी हो गई होमोलिसिस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा, लिखा मैंने यहाँ पर होमोलिसिस से। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, देखिए अब C6H5, देखो ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को यहाँ जुड़ा हुआ है और इस साइड से बॉन्ड टूट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी बॉन्ड से हो रही थी, लेकिन इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया है और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा इस वाले ऑक्सीजन पर। सिमिलर केस में अगर ये वाला देखा जाएगा इसमें भी सेम केस होगा। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स फिनाइल परऑक्साइड, फिनाइल फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पर C6H5C और यहाँ पर ये इस वाले ऑक्सीजन को अगर देखें, इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फ्री रेडिकल है। अब इससे आगे क्या होगा, देखिए देखना थोड़ा यहाँ पर ये होगा जी, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जाएगा ऑक्सीजन के पास क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अनस्टेबल है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा कार्बन के पास। ठीक है, अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा CO2 कार्बन साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देखो यहाँ पर कार्बन 2 बार है ना, यहाँ पर ये 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, और यहाँ पर C6H5 के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये बन गया हमारे पास अब फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया? फिनाइल फ्री रेडिकल। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा।
सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फिनाइल फ्री रेडिकल है इस पर अटैक होगी इससे एच बी आर का अटैक होगा और यहाँ से बनेगा हमारे पास बी आर रेडिकल, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे, देखिए ये हमारे पास है फिनाइल, इस पर एच बी आर ने अटैक किया, एच बी आर में होमोलिसिस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन जो है इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये अटैक करेगा इस पर, किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा फिनाइल फ्री रेडिकल पर और इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये बन जाएगा बेंजीन C6H6 पूरा, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई और ये स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, एक ब्रोमाइड फ्री रेडिकल, क्या बन गया, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है अब ये नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्रोमाइड फ्री रेडिकल का, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा एल्कीन पर और एडिशन फाइनली हो जाएगी। अब देखो यहाँ मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैंने प्रोपीन लिया है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है। अब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं करूँगा और यहाँ पर किसका अटैक होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, ऑफ कोर्स कहाँ पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर। अब डबल बॉन्ड पर जब अटैक करेगा, अब डबल बॉन्ड शिफ्ट दो साइड हो सकता है, या तो इस कार्बन पर जाएगा या इस कार्बन पर जाएगा, मतलब दोनों सिचुएशन हम देखेंगे यहाँ पर। इस वाले पहले केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए इस वाले कार्बन पर और सिंगल इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर चले गया और इस वाले कार्बन पर अटैक हुआ किसका, ब्रोमीन का। बन गया हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर इस वाले पेन से मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये हमारे पास आया प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्लियर। अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में हम देखते हैं कि हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल था इसने अटैक किया इस वाले कार्बन पर और जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन था वो चले गया इस वाले कार्बन एटम पर, ठीक। तो अब क्या होगा इससे कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल वो हमारे पास होगा सेकेंडरी। क्यों होगा सेकेंडरी, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है इट इज डायरेक्टली अटैच विद टू कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पर एक कार्बन एटम इसके साथ यहाँ इस साइड से और दूसरा इस साइड से मतलब ये हुआ कि जब ब्रोमाइड फ्री रेडिकल अटैक करेगा एल्कीन पर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ओके, अब खुद देखिए आप, अब कौन सा रेडिकल इसमें एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा वो वाला फ्री रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करें, ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात करें, जिस बेस पर आप बात करेंगे, तो ये जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल टेरिशरी होगा, उससे कम ये सेकेंडरी होगा और सबसे कम प्राइमरी होगा और उससे भी कम मिथाइल फ्री रेडिकल होगा। मतलब ये है कि सेकेंडरी और प्राइमरी में जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए, इन द अबोट प्रोडक्ट्स second product is more stable because we know that secondary free radical are more stable than the primary free radicals and hence second product will be favored। मतलब यहाँ पर जो ज़्यादा मेजर अमाउंट में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारे पास सेकंड वाला प्रोडक्ट होगा। मींस जहाँ पर जो हमारे पास फ्री रेडिकल है वो सेकेंडरी है वो ज़्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है इस पर अटैक होगा हाइड्रोजन का। अब इसको हाइड्रोजन अटैक करेगा, हमारे पास कंप्लीट एडिशन हो जाएगी और स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर HBr दूसरा इस पर अटैक करेगा। अब HBr में हो जाएगी होमोलिसिस। होमोलिसिस से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा ब्रोमीन के पास, एक जाएगा हाइड्रोजन के पास, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है एज सच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, बन जाएगा हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब दूसरा केस क्या है, ये वाला जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर बना हुआ था प्राइमरी फ्री रेडिकल, इस पर सिमिलर वे में हाइड्रोजन ने अटैक किया, ब्रोमीन एज फ्री रेडिकल निकल गया बाहर और यहाँ पर हमारे पास बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये वाला जो है ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। जो ऊपर वाला हमारे पास है दैट वाज मेजर प्रोडक्ट। मेजर इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो कार्बन फ्री रेडिकल था वो स्टेबल था क्योंकि वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल था। क्लियर। देखिए यहाँ पर अब मैंने लास्ट आपको स्टार्टिंग में इस रिएक्शन के स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि इस वाली रिएक्शन में सिर्फ ब्रोमीन HBr ही पार्टिसिपेट करेगा, HCl और HI जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये देखा गया है कि जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड है वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है मतलब वो HBr से ज़्यादा स्ट्रांग है।
ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये जो HCl का बॉन्ड है ये इजीली फ्री रेडिकल से टूट नहीं पाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर इजीली हमारे पास क्लोराइड फ्री रेडिकल नहीं प्रिपेयर होता है, इसलिए HCl में देखा गया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं होता है। सिमिलर वे में अब देखिए HI में हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू HBr। एज अ रिजल्ट यहाँ पर अगर HI का फ्री रेडिकल बनता है तो वो फ्री रेडिकल एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्कीन के साथ रिएक्ट करने के बजाय ये खुद आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इसलिए HCl और HI जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा? HBr। ओके, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट HCl एंड HI डू नॉट show peroxide effect due to the reason that HCl bond is enough strong than HBr which cannot be cleaved by free radical। क्लियर? ये मैंने आपको बोला। And HI is much weaker than HBr. Instead of combining with the alkene, they self combine to form iodine molecule। क्लियर? ये हमारे पास था खराश इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब आपको होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है किस केस में, और किस केस में मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर की एडिशन देखते हैं कि एल्कीन के अंदर वाटर की एडिशन कैसे होती है। देखिए, ये देखा गया है कि एल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। अगर हम एल्कीन्स को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, बट किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये देखा गया है कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इजी रिएक्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर जो एडिशन होगा वो कौन फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। याद रखना, जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना वो स्पेसिफिक कंडीशंस में फॉलो होगा, मतलब वो हर केस में फॉलो नहीं होगा। अगर मोस्टली देखा जाएगा जो फॉलो होगा दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है? अब यहाँ पर जो एडिशन ऑफ वाटर है दैट आल्सो टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दैट इज प्रोपीन के साथ हमने एडिशन कराई वाटर की। अगर हम वाटर की बात करें, ये वाटर डिसोसिएट होता है, ये बनाता है आइंस, H पॉजिटिव आइन बनाता है और OH नेगेटिव आइंस, मतलब एनाइंस और कैटाइंस बन जाते हैं। क्लियर? अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, this negative part of adding molecule goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atom and positive part goes to the carbon atom having more number of hydrogen atoms। अब क्या हुआ? ये जो OH ग्रुप है ये जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, और ये जो H ग्रुप है ये जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 एज सच इस CH के साथ कंबाइन होगा OH ग्रुप, मैंने OH के साथ कंबाइन यहाँ पर करा है, और जो CH2 था CH2 के साथ H और जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 और CH3 बना दिया, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? आपके लिए एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं, आप उसको घर से करके लाएंगे। ठीक है? मीन्स आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको प्रैक्टिस करना घर में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारे पास है, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है, हमारे पास एल्कीन, और इस एल्कीन में आपने एडिशन करना है H2O की, और जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो क्या होगा, वो नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है? ओके, आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखिए, ये देखा गया है कि जब एल्कीन्स को ट्रीट करते हैं हम डाइल्यूट एक्वस या एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ। याद रखना, द एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको कहीं पर, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। याद रखना, दैट इज एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, जब हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ या बेयर्स रिएजेंट के साथ, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल ग्लाइकोल का मतलब है, विसिनल मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ था, विसिनल मीन एडजेसेंट कार्बन एटम से एल्कोहल बन जाएंगे, मतलब डायोल्स बन जाएंगे। ठीक है? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ऑक्सीडेशन है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये यूज़ होता है एज अ टेस्ट, किसके लिए? अनसैचुरेशन के लिए। यहाँ पर लिखा है डिस्कलरेशन ऑफ KMnO4 इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे? मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई एल्केन है, उस एल्केन को अगर हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ, उसका कलर पिंक ही रहेगा। लेकिन अगर एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं वो पिंक कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। मीन्स
if a compound or hydrocarbon is treated with KMnO4, if the pink color disappears, then the compound or then the hydrocarbon is unsaturated hydrocarbon. मतलब अगर कलर डिसअपियर हुआ पिंक कलर तो वो अनसेचुरेटेड होगा, अगर वो डिसअपियर नहीं हुआ तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, सैचुरेटेड. ओके, देखो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है. इथीन लिया मैंने यहाँ पर H2O प्लस ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस हमने किया इसको, मतलब ऑक्सीडेशन कराई ना, ऑक्सीजन की एडिशन कराई हमने इसके साथ, और किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 के साथ. तो हमारे पास क्या बन गया, इथेन डायोल बन गए, 1,2 डायोल. ठीक है, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ OH ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल. क्लियर. और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर एसिडिक क्यू, मैंने एल्कलाइन की बात करी ऊपर, एल्कलाइन की किसमें एल्कोहल बनता है, अगर एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 आएगा, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर एसिडिक होंगे, याद रखना वो ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कीन को कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. ये डिपेंड करेगा एल्कीन कैसा, एल्कीन पर डिपेंड करेगा. अगर ब्रांच्ड एल्कीन होगा तो हमारे पास कीटोन बनेगा, अगर स्ट्रेट चेन होगा हमारे पास एसिड बन जाएगा. क्लियर. देखो हमारे रिएक्शन मैंने लिखी है दोनों रिएक्शंस. ये हमारे पास है 2-मिथाइल प्रोप 1-ईन. ठीक, ये ब्रांच्ड एल्कीन है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में बट एसिडिक मीडियम. अब यहाँ पर हमारे पास बन गया प्रोपेनॉन, कीटोन बन गया. क्या बन गया, कीटोन. कीटोन किस केस में बना, जिस केस में हमारे पास ब्रांच्ड एल्कीन यूज़ किया था. लेकिन अब मैं स्ट्रेट चेन यूज़ कर रहा हूँ दूसरी रिएक्शन में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अगर हमारे पास ब्रांच्ड एल्कीन होगा वहाँ पर हमारे पास कीटोन बनेगा, अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्कीन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर. आइए नेक्स्ट. द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज ओजोनोलिसिस एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस का मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ ओजोन इन द एल्कीन मॉलिक्यूल, एल्कीन में ओजोन की एडिशन करानी. क्लियर. देखते हैं अब कैसे होगी. एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू द एल्कीन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, और इससे क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है. अगर इस रिएक्शन को और आगे हम जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और बन जाते हैं. ठीक है, जैसे कीटोन बनता है या एल्डिहाइड बन जाता है. ठीक है, और ये रिएक्शन हेल्प करती है किसमें, आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. ठीक है, किस तरीके से मतलब ये रिएक्शन यूज़ होगी डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर कीटोन बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास ब्रांचिंग होगी उसमें, अगर कीटोन नहीं बना तो उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, अगर एल्डिहाइड होगा उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी. देखिए यहाँ पर मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, इसको ओजोन के साथ ट्रीट किया, बन गया ओजोनाइड. चूंकि प्रोपीन का यूज़ किया इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपीन ओजोनाइड. अब इसको ट्रीट करेंगे हम वाटर के साथ और जिंक के साथ. देखिए क्या होगा, थोड़ा नीचे लेता हूँ. देखिए अब मैंने वाटर के और जिंक के साथ ट्रीट करके हमारे पास क्या बन गया, इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल, और दूसरा हमारे पास बन गया मिथेनॉल. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर मैंने अब कौन सा लिया है, ब्रांच्ड एल्कीन लिया है. ब्रांच्ड एल्कीन, अगर ब्रांच्ड एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे हम ओजोन को, ओजोनाइड तो बन ही जाएगा. जब जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ओजोनाइड को, हमारे पास बन जाएगा अब कीटोन और छोटा एल्डिहाइड. ठीक, तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन्स की. होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.